युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 131। सुबह का वक्त बजाज मेंशन। मॉर्निंग में सभी लोग एक साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट किए और युग ऑफिस के लिए निकल गया। थोड़ी देर के बाद राहुल भी ऑफिस के लिए निकल गया। बाकी के लोग अपने काम में लगे थे। मन्नत तो दादी के सामने जा ही नहीं रही थी, पर दादी की नज़र मन्नत पर ही था, क्योंकि उन्हें मन्नत और बच्चे का दोनों का ही फिक्र लगा था। दादी उसके खाने पीने, उठने बैठने सब पर ध्यान दे रही थी। मन्नत जल्दी से ऊपर कमरे में जाने को सोची, पर दादी ने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। अब लिविंग एरिया में दादी, काव्या, मन्नत और मीरा जी सभी बैठी थी। दादी बड़ी शांत आवाज़ में मन्नत से बोली, उसे अभी किन किन बातों का पालन करना चाहिए। मन्नत भी अच्छे से दादी के बातों को समझ रही थी और वह सिर्फ हाँ में सिर हिलाने लगी। दादी ने मीरा जी को ऑर्डर दिया कि मन्नत के लिए अभी से ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाकर रोज़ नाश्ते में देने के लिए। ऊपर से मोनिका बार बार कमरे में से बाहर निकलकर देख रही थी कि यह मीटिंग कब ख़त्म होगा। उसे आज से ही अपना काम स्टार्ट करना था, पर सुबह से उसे मन्नत अकेले में दिखाई नहीं दी और अभी युग, राहुल सब लोग चले गए थे। उसके बाद इन चारों की मीटिंग चालू हो गया। वो मन्नत को अकेले में ढूंढ रही थी ताकि वह अपना काम ठीक तरह से कर सके। पूरा इल्ज़ाम मन्नत के ऊपर आ जाए। वैसे तो उसने बहुत कुछ सोच के रखा था। अगर एक प्लान उसका फ्लॉप हुआ तो वह दूसरा तुरंत आजमाएगी, पर जल्द से जल्द उसका मिसकैरेज करवाना चाहती थी। देखते देखते काफ़ी देर हो गया। इन चारों में से कोई भी उठ नहीं रहा था। थोड़ी देर के बाद दादी उठी और अपने कमरे में चली गई और मीरा जी अपने कामों में लग गई, पर मन्नत और काव्या अभी भी दोनों सोफे पर बैठ कुछ बातें करके हंस रही थी। मोनिका सोची यही मौका है कि उन दोनों के पास जाकर उन दोनों को अलग करने का, वरना वापस कोई न कोई आ जाएगा। पर जब वह उनके पास गई तो काव्या ने अपना मोबाइल लेकर उसे शॉपिंग के ऑफ़र दिखाने लगी। मोनिका इस वक्त बिल्कुल भी ध्यान मोबाइल में नहीं था। उसे अंदर ही अंदर काव्या के ऊपर गुस्सा आने लगा, क्योंकि वह उसके रास्ते में कांटा बन रही थी। मोनिका को कोई चारा नहीं मिल रहा कि काव्या को यहाँ से दूर कैसे भेजे। बहुत सोचने के बाद उसे समझ में आया। वह मन्नत से बोली, मन्नत, तुम्हें तो अभी से चलना फिरना चाहिए ताकि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आए तो वह उछलते कूदते आए। चलो बाहर चलकर बैठे, गार्डन में थोड़ा अच्छा लगेगा। मोनिका का इतना कहना कि काव्या और मन्नत हंसने लगी। मन्नत हंसते हुए बोली, हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे भी बाहर गार्डन में बैठना है। काव्या तुम भी चलो। मन्नत ने जैसे काव्या का नाम लेकर मोनिका को बोली तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर उसकी शातिर दिमाग तुरंत काम कर गया और वह काव्या को काम पर लगाते हुए बोली, काव्या भाभी आप लैपटॉप लेकर आओ, उसमें अच्छे से शॉपिंग देखेंगे और फिर तीनों एक दिन शॉपिंग के लिए जाएंगे। काव्या को और क्या ही चाहिए। उसने शॉपिंग का नाम सुनते ही मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तुम सही कह रही हो, तुम दोनों चलो, मैं लैपटॉप लेकर आती हूँ। काव्या इतना बोलकर सोफे से उठी और सीढ़ियों के तरफ बढ़ गई। वहीं मोनिका मन्नत से बोली, तुम बाहर चलो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। मोनिका तुरंत किचन में गई। उसने तो पहले ही रोमा को कह कर रखा था कि उसे फ्रूट खाना है तो पपीता कट करके रखे, जिसके चलते रोमा ने छोटे छोटे पीस में कट करके प्लेट में सजा कर रखी थी। मोनिका हाथ में प्लेट ले किचन से जल्दी से बाहर निकली और फटाफट चलते हुए गार्डन में पहुंची थी। जब तक काव्या नीचे आएगी तब तक मन्नत को खिला देगी। मोनिका तेजी से जाकर मन्नत के पास बैठी और खुद भी खा रही थी और वह इतनी होशियार थी कि उसने अपना मोबाइल में एक
मॉल का पिक्चर्स ऑन करके मन्नत के सामने किए और बोली, ये फ़ोटो देख रही हो मन्नत, ये बहुत ही बड़ा मॉल है, एक बार शॉपिंग करने जाओ, बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, अपने मनपसंद जैसा तुम्हें चाहिए। मन्नत उसके हाथ से मोबाइल ले फ़ोटो देखने लगी। वहीं मोनिका पपीता खाते हुए बोली, मन्नत ये फ्रूट खाओ। मन्नत बेचारी मोबाइल देखने के चक्कर में उसने पपीता नहीं देखा और जल्दबाजी में उसे थोड़ी ना समझ में आएगा कि एक्चुअली पपीता खाने से क्या होता है। वह तो पपीता का पीस उठाकर मुंह में डाली और जैसे चबाने लगी तब तक काव्या अपना लैपटॉप लेकर मेंशन से बाहर निकली और वह उन दोनों के तरफ ही आ रही थी और जैसे ही उन दोनों के पास पहुंची थी उसकी नज़र एकदम पपीते पर ही गया और दूसरा वह मन्नत के ऊपर डाली जो मुंह में डालकर चबा रही थी। काव्या तेज आवाज़ में बोली, मन्नत भाभी, आप पपीता खा रही हैं, आपको प्रेगनेंसी में यह नहीं खाना चाहिए। काव्या का इतना कहना कि मन्नत साइड में उठने लगी क्योंकि उसने एक ही बाइट ली थी और उसके मुंह में थोड़ा सा ही गया था क्योंकि वह चबा ही रही थी। मन्नत के मुंह में जितना भी पपीता था वह सब थूक के निकाल दिए और वह काव्या से माफ़ी मांगते बोली, सॉरी सॉरी काव्या, अच्छा हुआ तुमने बता दिया वरना पता नहीं आज क्या होता। मन्नत ये बोलते वक्त चेयर से उठ खड़ी हो गई और काव्या उसके बगल में बैठते हुए बोली, कोई बात नहीं भाभी, आप मुझे सॉरी मत बोलिए, दादी ने कल ही आपको डांट लगाया, सोचो अगर यह उनके नज़रों के सामने होता तो पता नहीं वह क्या कर बैठती। काव्या ने मोनिका की तरफ भी देखकर बोली, मोनिका कम से कम तुम्हें तो बता देना चाहिए था। ये सुन मोनिका बोली, क्या प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाते? नहीं। मन्नत और काव्या दोनों एक साथ में बोली। मन्नत मोनिका से बताते हुए बोली, मुझे भी नहीं पता था, मुझे तो डॉक्टर निहारिका ने बताया कि यह सब मत खाना, इसलिए तो मुझे ध्यान में नहीं आया। काव्या बोली, मुझे तो राहुल ने ही बताया था कि पपीता खाने से मिसकैरेज होता है और ये बात काफ़ी साल पहले उसने बताया था जो कि मेरे दिमाग में फिट हो गया है। काव्या का इतना कहना कि मन्नत उसे छेड़ते हुए परेशान करने लगी। वहीं मोनिका बेमन से बोली, भाभी तुम बोल रही हो इसलिए मुझे पता चला कि पपीता खाने से मिसकैरेज होता है। मोनिका का पहला प्लान फ्लॉप हो गया। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था काव्या के ऊपर क्योंकि बीच में आकर उसने सब काम खराब कर दी, पर मोनिका हार थोड़ी ना मानने वाली थी। उसने तो एक प्लान नहीं बल्कि न जाने कितने तरीके सोच रखी थी। उसे उम्मीद था कोई एक तो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसने पपीते वाला स्टेप पहले रखी थी कि अगर इसी से काम हो गया तो ठीक, वरना दूसरे तरीके से काम तमाम करेगी। काव्या मन्नत को समझाने लगी कि उसे 9 महीने बहुत ध्यान से अपना ख्याल रखना है। जो सुन मन्नत भी खुद को अब तैयार कर रही थी ताकि उसे और उसके बेबी को कोई प्रॉब्लम ना आए। रात का वक्त बजाज मेंशन। हमेशा की तरह सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक साथ डिनर किए। हर कोई किसी न किसी टॉपिक पर बात कर रहा था और अगर कोई शांत था तो वह सिर्फ मोनिका थी क्योंकि उसका इस वक्त दिमाग कहीं और काम में लगा था। वह हर किसी के बातों को सुन रही थी पर जवाब किसी को नहीं दे रही, बल्कि वह अपने सेकंड प्लान को कामयाब होने का रास्ता ढूंढने लगी। मोनिका रात में तो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि इस वक्त युग भी घर में ही रहता है। यह सही वक्त नहीं था मन्नत से बदला लेने के लिए। वह अपना चाल दिन में ही चल सकती थी। डिनर करने के बाद जब सब कोई अपने अपने कमरे में चला गया तो मोनिका भी सभी के सामने उसने ऐसे दिखाया कि वह भी कमरे में चली गई, पर थोड़ी देर के बाद वह अपने कमरे से बाहर निकली और किचन में गई। वह हर एक चीज़ों को बहुत गौर से देख रही थी कि वह ऐसा क्या करे कि एक ही बार में मन्नत का मिसकैरेज हो जाए।
उसने तो ये भी सोच के रखी थी कि उसके खाने में कुछ दे देगी, पर वह ऐसा करने से डर रही थी क्योंकि अगर मन्नत की तबीयत खराब हुआ तो युग उस डॉक्टर के पास ही लेकर जाएगा और डॉक्टर निहारिका रिपोर्ट युग को ही बताएंगे, जिससे वह बड़ी आसानी से पकड़ी जाएगी। यह सब मोनिका ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जिसमें वह खुद पकड़ी जाए। और खाना खाने के वक्त मीरा जी वही रहती हैं। वह शेफ के साथ खुद भी खाना बनाने में हेल्प करती, और अगर मोनिका खुद किचन में गई या तो मीरा जी को बाद में शक हो जाएगा, और सबके सामने तो वह उसके खाने में कुछ मिला नहीं सकती, तो उसे यह प्लान बहुत टफ लग रहा था। आज जो कुछ हुआ, जैसे कि पपीता वाली बात, तो यह बात उन तीनों में ही रहा। ना काव्या ने किसी को कहा, ना ही मन्नत ने और ना ही मोनिका ने। भला मोनिका क्यों कहेगी, क्योंकि उसने तो जानबूझकर यह सब की। अगर वह खुद बताती तो दादी उसे ही चिल्लाती। सुबह में सब एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मन्नत जैसे जूस पी रही थी कि उसका मन नहीं कर रहा था पीने के लिए, कि अचानक से उसे उल्टी जैसा हुआ और वह मुंह पर हाथ रख फटाफट चेयर से उठी और तेजी से भागते हुए किचन में गई। उसका यूं अचानक से उठना सबकी नज़र उस पर ही गया। मीरा जी भी तुरंत उठी और उसी के तरफ गई, और काव्या भी किचन में गई। युग जैसे उठा कि दादी बोली, युग बैठ जा बेटा, उसको खाया नहीं गया होगा, ऐसा होता है, आगे तो उसे खाना खाया ही नहीं जाएगा। उधर मन्नत किचन में जाकर सिंक में उल्टी करने लगी। मीरा जी पीछे से उसकी पीठ को सहलाने लगी। 5 मिनट तक लगातार मन्नत उल्टियाँ करती रही। उसके बाद जब उसे उल्टी करने के बाद हल्का महसूस हुआ तो पानी मुंह पर छींटे मारे और 2 मिनट खुद को शांत रखी। फिर वह मीरा जी के साथ बाहर आई। युग राहुल दोनों परेशान हो गए थे। युग बोला, तुम ठीक हो? रुको, मैं डॉक्टर निहारिका को बुलाता हूँ। मन्नत तुरंत मना करने लगी। वह बोली, बस वह मुझे अचानक से घी का स्मेल आया जिसकी वजह से मुझे उल्टी जैसा होने लगा। ये सुन दादी बोली, तू थोड़े देर कुछ मत खाना, थोड़ा शरीर हल्का होने दे, मैं बोलूँगी तब खाना। मन्नत का चेहरा एकदम से लटक गया, जो देख युग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह तो डॉक्टर निहारिका को तुरंत बुलाने जा रहा था, पर दादी और मीरा जी ने मना किया, क्योंकि दिन में उसे कई दफ़ा ऐसा अब होगा। पर हर घड़ी उसे दवाई तो नहीं दे सकते, और यह नेचुरल है कि प्रेगनेंसी में कभी भी उल्टी हो सकता है। काव्या मन्नत को लेकर उसके कमरे में चली गई। युग सिर्फ कॉफ़ी में पिया था, उसने ब्रेकफास्ट अभी तक खाया भी नहीं। अब उसका मूड नहीं था ब्रेकफास्ट करने का। वह भी उठा और बेडरूम में आया। उसके आते ही काव्या बेडरूम से बाहर निकली। युग मन्नत के बगल में जाकर बैठ गया और अपने एक हाथ से उसके माथे पर सहलाने लगा। उसका ऐसा करना कि मन्नत मुस्कुराने लगी और बोली, युग सच में मैं ठीक हूँ, अचानक से घी के वजह से मुझे ऐसा हुआ। युग परेशान इसलिए हो रहा था कि उसकी उल्टी की वजह से कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए, और उसको इतना परेशान देख मन्नत को हंसना आ रहा था। मन्नत युग के हाथ को पकड़ अपने गाल पर रख प्यार से बोली, युग तुमने भी मुझे बहुत परेशान किया, और अब तुम्हारा बेबी भी मुझे परेशान कर रहा है। क्या तुम दोनों मिलकर मुझे मार डालोगे? मन्नत का इतना कहना कि युग हल्का मुस्कुराया और झुककर मन्नत के माथे पर किस किया और अंगूठे से गाल पर फेरते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, हम दोनों सिर्फ तुम्हें प्यार करते हैं। मन्नत युग से बोली, अब तुम ऑफिस जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद नीचे जाऊंगी। मन्नत बोल ही रही थी कि उतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आया। तो युग ने अंदर आने के लिए बोला। ये कोई और नहीं बल्कि मीरा जी थी। अपनी माँ को देख युग तुरंत बेड से उठ खड़ा हो गया। मीरा जी ने
युग को ऑफिस जाने के लिए कहा और साथ में उन्होंने ये भी कहा अगर मन्नत की तबीयत लगा कि ख़राब हो रहा है तो मैं तुम्हें कॉल कर के बता दूंगी, पर ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि उल्टियाँ आना आम बात है। जो सुन युग एक नज़र मन्नत की तरफ देखा और अपनी माँ को देख सिर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गया। वहीं मीरा जी मन्नत के पास बैठी और बोली, थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद नीचे आओ, तुम्हारा जो दिल करेगा मैं वही तुम्हें खाने में बना दूंगी। जो सुन मन्नत मुस्कुराती हुए हाँ बोली और आंखें बंद करके लेट गई। मीरा जी झुककर उसके सिर को छूकर देखी तो एकदम नॉर्मल था। वह फिर उसके कमरे से बाहर निकली। ये सब नज़ारा देख तो मोनिका के सिर में दर्द होने लगा। उसने क्या ही प्लान बनाई थी पर उसका सारा प्लान चौपट हो गया। उसे तो अब लगा युग ऑफिस नहीं जाएगा। वह तो आज पूरा दिन मन्नत का केयर करने में लगा देगा क्योंकि आजकल वह ऐसी ही हरकतें कर रहा है। मोनिका अपने मन में यही सब सोचने लगी क्योंकि उसे अंदर ही अंदर बहुत जलन होता था जब भी युग मन्नत का फिक्र करता। यहाँ तक कि सभी घर वाले उसकी फिक्र हमेशा से करते आ रहे हैं, वह दादी हो या मीरा जी। युग नीचे आया और सभी के साथ बैठकर वापस ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद वह एक बार वापस कमरे में आया। चेक किया तो देखा मन्नत सो गई थी। जो देख वह अपनी मॉम को कुछ कहा और वह ऑफिस के लिए निकल गया। थोड़ी देर में युग ऑफिस पहुंच गया और पहुंचते ही उसने तुरंत अपनी मॉम को कॉल लगाया। वह मन्नत को कॉल इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने देखा था कि मन्नत सोई थी और वह कॉल करके उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। कहने को तो वह ऑफिस में था पर उसका पूरा का पूरा ध्यान फोकस घर पर ही था क्योंकि यह दूसरी दफ़ा उसने मन्नत को उल्टी करते हुए देखा था जब वह पहली बार नहा रहा था और मन्नत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। और आज वह ब्रेकफास्ट के बीच में ही उठकर तेज़ी से भागी। उसके तो नज़र के सामने वही सब बार बार आने लगा। करीब 10 बजे मीरा जी ने अपने हाथों से मन्नत के लिए ब्रेकफास्ट बनाया और वह ट्रे में लेकर खुद मन्नत के कमरे में गई तो देखी मन्नत अभी भी सोई है। तो उन्होंने जानबूझकर उसे उठाया कि भूखी ना रहे क्योंकि सुबह में उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं खाई और ऐसे खाली पेट रहेगी तो उससे और बच्चे के दोनों को नुकसान होगा। मीरा जी के उठाने पर मन्नत उठ गई और उन्होंने तुरंत ब्रेकफास्ट करने के लिए कहा। मन्नत मना कर रही थी कि वह बाद में नाश्ता खा लेगी पर मीरा जी ने उसे डांट लगाया कि वह अभी इसी वक्त मेरे आंखों के सामने खाए क्योंकि मन्नत सो गई थी। उसे अभी भी नींद और आलस दोनों आ रहा था। उसका उठने का जरा भी मन नहीं कर रहा। भला मन्नत मीरा जी की बातों को कैसे टाल सकती है। वो स्माइल करते हुए बेड से उठी और सोफे पे आकर बैठी। मीरा जी भी उसके बगल में बैठ गई और मन्नत प्लेट में देखी तो दूध और उबला हुआ अंडा और बहुत कुछ खाने के लिए है। इतना सारा प्लेट में खाना देख मन्नत पहले तो मीरा जी के तरफ देखी और तुरंत उनके दोनों हाथों को पकड़ चूमने लगी। सच में उसे इतना प्यार कभी नहीं मिला जितना कि वह अपनी माँ के लिए तरसी है। तो अब भगवान ने उसका सुन लिया। आज से उसे उससे कई गुना अब प्यार मीरा जी के जरिए मिल रहा है। और मन्नत भी बड़े अच्छे से जानती थी कि मीरा जी कभी काव्या और मन्नत में भेदभाव नहीं की बल्कि वह हर एक चीज़ मन्नत को ज़्यादा देती हैं क्योंकि मन्नत की सगी माँ जो नहीं है वो अपनी बहू को इतना प्यार देना चाहती हैं कि उसे कभी महसूस ना हो कि वह ससुराल में है। और दादी काव्या सबको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। मन्नत की ऐसी हरकतें देख मीरा जी भी हंसने लगी और बोली, बस बस मन्नत चलो अब नाश्ता करो वरना बहुत लेट हो जाएगा, फिर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो सकता है। यह सुन मन्नत तुरंत ब्रेकफास्ट करने लगी। वहीं मीरा जी भी उसके बगल में बैठी रहीं क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मन्नत अकेले ब्रेकफास्ट करे या उसे वापस उल्टी वगैरह हो। मन्नत करीब 20 मिनट में जल्दी जल्दी
उसने ब्रेकफास्ट की। फिर मीरा जी ने उसे आराम करने के लिए कहा और मन्नत बोली कि नहीं, उसे अभी नीचे आना है। तो मीरा जी ने कहा ठीक है, थोड़ी देर और आराम करो, उसके बाद नीचे आ जाना। जो सुन मन्नत हाँ में सिर हिला दी और मीरा जी उसके कमरे से बाहर चली गई। मीरा जी जैसे कमरे से बाहर निकली कि मोनिका सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, आंटी अब मन्नत की तबीयत कैसी है? जो सुन मीरा जी ने कहा, मन्नत अब बिल्कुल ठीक है बेटा। इतना बोल मीरा जी साइड होकर चली गई और मोनिका खड़ी होकर वहीं सोचने लगी, आज तो यह कमरे से बाहर निकलेगी ही नहीं। तो आज उसका प्लान फ्लॉप हो गया। यही सोच मोनिका पैर पटकते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। वह अपने आप को कोस रही थी कि उसकी किस्मत इतना ख़राब है कि जब भी वह किसी चीज़ को हासिल करने के लिए एकदम नज़दीक आती है तो तुरंत उससे कोसों दूर चला जाता है। जैसे कि युग, वह उसे बचपन से चाहती थी और जब वह बड़े हो गए उससे उम्मीद जागा कि अब युग उसका हमेशा के लिए हो जाएगा, तो वह हमेशा के लिए उससे दूर हो गया। और आज उसने यह सोच के रखा था कि आज मन्नत का मिसकैरेज कर देगी, पर यह भी प्लान उसका फ्लॉप दिखाई दे रहा है। दोपहर का वक्त मन्नत कमरे में बेड पर लेटी थी कि उसका मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज़ सुनकर मन्नत उठ गई और मोबाइल में देखी तो युग का कॉल आ रहा है। यह देख मन्नत तुरंत कॉल रिसीव की। मन्नत हेलो बोल पाती कि उससे पहले युग बोला, क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत कैसी है? ये सुन मन्नत बोली, युग मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते हो। मन्नत अपनी बात पूरा कर भी नहीं पाई कि युग बोला, तुम्हारी आवाज़ ऐसा क्यों आ रहा है जैसे कि सोई थी, इसलिए ऐसा आवाज़ आ रहा है। तुमने कॉल किया तब उठी हूँ, बाकी कुछ नहीं। मन्नत ने भी तुरंत अपना एक्सप्लेनेशन दे दी। जो सुन युग बोला, अच्छा ठीक है, अपना ध्यान देना और अगर ऐसा लगे कि तबीयत ख़राब है तो तुरंत कॉल करना। युग को इतना फिक्र करता देख मन्नत को बहुत अच्छा लग रहा था। भला किस लड़की को नहीं अच्छा लगेगा कि उसका हस्बैंड हर वक्त उसका केयर करे। मन्नत आगे बोली, युग क्या कर रहे हो? तुमने खाना खाया? ये सुन युग बोला, अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, कुछ देर पहले ही ड्राइवर लंच रख कर गया है। क्या भेजा है आज खाने में? मन्नत तुरंत बोली, मुझे नहीं पता युग, माँ ने क्या भेजा है, मैं तो आज नीचे गई ही नहीं। युग बोला, ठीक है तुम नीचे जाओ और जाकर पहले खाना खाओ, उसके बाद बात करता हूँ। मन्नत बोली, हाँ युग, अब मैं नीचे जाने ही वाली हूँ, तुम पहले खाना खा लो और अब मैं कॉल कट कर रही हूँ। ये सुन युग बोला, सुनो शाम को रेडी रहना, हम बाहर जाएंगे खाना खाने। ये सुन मन्नत उछलते हुए बोली, क्या सच में युग? ठीक है, मैं अभी से तैयारी कर लेती हूँ। उसका जवाब सुन युग मुस्कुराने लगा और बोला, अभी से तैयार होकर क्या करोगी? शाम को जाना है। ये सुन मन्नत बोली, हाँ पता है शाम को जाना है, पर कपड़े तो सेलेक्ट कर लूँ, क्या पहनूंगी? अच्छा तुम बता दो क्या पहनूँ, ड्रेस या साड़ी? यह सुन युग अपना आईब्रो सिकुड़ा लिया और बोला, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो वह पहन लेना। मन्नत बोली, मैं तो दोनों में ही कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्या मतलब, तुम बिना कपड़ों में रहना चाहती हो? अगर ऐसा है तो हम दोनों घर में ही पार्टी करेंगे। युग का ऐसा जवाब सुन मन्नत तुरंत बोली, युग तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो, मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था। मैं तो आज के दिन यह दोनों कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं शाम को कुछ सिंपल सा पहन लूँगी। अब समझ में आई तुम्हें मेरी बात? युग बोला, हाँ हाँ समझ गया, चलो ठीक है, तुम नीचे जाओ, जाकर कुछ खा लो, बाद में तुम्हें कॉल करता हूँ। इतना बोल युग ने कॉल डिस्कनेक्ट किया तो मन्नत बेड से उठी और वॉशरूम में जाकर
पहले फ्रेश हुई, थोड़ी देर में नीचे आई और सभी लोगों के साथ बैठकर दोपहर का लंच की। अब वह पहले से काफ़ी अच्छा फील कर रही थी और उसने मीरा जी को भी बता दी कि युग ने उसे रात का डिनर बाहर करने के लिए कहा है। ये सुन तो मीरा जी को तो बहुत अच्छा लगा कि दोनों बाहर डिनर के लिए जाएंगे। काव्या अपनी कोहनी से मन्नत को हल्का सा पुश करते हुए उसे छेड़ने लगी। वहीं मोनिका जो चुपचाप खाना खा रही थी, अब उसके गले से उतर ही नहीं रहा था। शाम 6 बजे। शाम 6 बजते ही युग ने ड्राइवर को घर भेज दिया मन्नत को लाने के लिए, और जब ड्राइवर घर आया तो मन्नत अभी तक रेडी नहीं हुई थी, बल्कि वह तैयारी करने में लगी थी। उसे लगा कि युग को आने में देर होगा, पर जैसे ड्राइवर का कॉल आया और उसने कहा कि ड्राइवर तुम्हें लेने पहुंचा होगा तो तुम जल्दी से निकल कर आओ, क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ा काम है। ये सुन मन्नत जल्दी से क्लोसेट में आई और वह अपने लिए कपड़ा सेलेक्ट करने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या पहने, फिर भी उसने बहुत देखने के बाद टील कलर की कुर्ती सेलेक्ट की, और जब वह पहनी तो सचमुच काफ़ी सुंदर उसमें दिखाई देने लगी। और उसने अपने बालों को स्ट्रेटनिंग की और लाइट मेकअप और वन साइड दुपट्टा, जिसमें वह कमाल की खूबसूरत दिख रही थी। और जब वह नीचे आई तो सच में सबकी नज़र उस पर ही जा टिका। काव्या भी उसकी तारीफ करने लगी। मीरा जी और दादी ने कहा जल्दी से घर आ जाना। मोनिका ने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह कहीं न कहीं उसकी खूबसूरती को देखकर जल रही थी। मन्नत कार में जाकर बैठ गई। कुछ ही देर में वे लोग बजाज इंडस्ट्री पहुंच गए। युग ने ड्राइवर को नीचे ही रुकने के लिए कहा। वह नहीं चाहता था मन्नत ऊपर आए, फिर भी नीचे जाए, जिसके चलते उसने वहीं रुकने के लिए कहा और वह अपना मोबाइल लेकर कैबिन से बाहर निकला और सीधे नीचे आया। और जैसे वह कार में बैठा तो मन्नत को देखा तो देखता ही रह गया और उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसकी लिपस्टिक को देख युग ललचाई नज़रों से देखने लगा, पर वह अपने आप को कंट्रोल किया, वरना अभी इसी वक्त किस करने लग जाता। युग धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, ऐसे बन ठन के मेरे सामने आके मेरा नियत खराब करती हो। इतना कहना कि मन्नत उसे घूर कर देखने लगी और धीरे से उसके हाथों में चिंगोटी ली, जिससे युग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। युग बोला, वैसे क्या खाना पसंद करोगी तुम? युग का इतना कहना कि मन्नत अपनी उंगली चीन पर रख सोचने लगी और सोचकर तुरंत बोली, युग मुझे फ्राई फिश खाना है, जहाँ तुम मुझे लेकर गए थे। क्या नाम था उस रेस्टोरेंट का? द लेडबरी रेस्टोरेंट। युग रेस्टोरेंट का नाम बताया। हाँ हाँ वही, मुझे याद नहीं आ रहा। युग बोला, क्या सच में तुम्हें फ़िश खाने का दिल कर रहा है? मन्नत अपना सिर हाँ में हिला दी। युग ने तुरंत रेस्टोरेंट के मैनेजर को टेक्स्ट मैसेज कर दिया ताकि उन्हें जाने के बाद वहां लेट ना हो। थोड़ी देर में उनकी कार रेस्टोरेंट पहुंच गया और जाते ही उनका टेबल लगा हुआ था। युग ने आज भी मन्नत से पूछा कि वह कौन सा फिश खाना पसंद करेगी। मन्नत ने तुरंत जवाब दी, युग मुझसे ज़्यादा तुम्हें पता है, तुम जो भी फ्राई करवाओगे मैं वह खाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी पसंद और टेस्ट दोनों बहुत अच्छी है। यह सुन युग मुस्कुराया और उसे बड़े प्यार से टंकी की तरफ देखा और मैनेजर को 2 अलग अलग फ़िश फ्राई करने के लिए कह दिया। करीब आधे घंटे के बाद उनकी फ़िश टेबल पर रख दिया गया। फिर फ़िश प्लेट में गर्मा गर्म था। मन्नत तुरंत थोड़ा सा साइड खाने के लिए उठाई।
यह देख युग ने उसे तुरंत टोका और कहा, 5 मिनट के लिए वेट करो, इससे अच्छा तरह ठंडा हो जाएगा। ऐसे गर्मा गर्म खाओगे तो बच्चे के लिए नुकसान होगा। यह सुन मन्नत तुरंत मुंह ही बना ली। वहीं युग धीरे धीरे फिश को अपने हाथों से निकालने लगा और फूंक मार मार कर ठंडा किया और मन्नत के तरफ बढ़ाया, जो देख मन्नत तुरंत मुंह खोलकर खाने लगी। करीब दोनों आज डिनर करने के लिए 1 घंटे के ऊपर गया, क्योंकि दोनों अकेले खाना खा रहे थे और बहुत प्यारी रोमांटिक बातें भी कर रहे थे। खाना खाने के बाद वे दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले। युग मन्नत को 1-2 जगह पर घुमाया, जिसमें रात के 10 बज गए और अब युग बहुत देर बाहर मन्नत को लेकर नहीं रह सकता, इसलिए जल्दी से उसे घर लेकर आया। घर के सभी लोग अपने अपने कमरे में थे और मन्नत युग के साथ, इसलिए किसी को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। घर आने के बाद युग तो नहीं थका था, पर मन्नत थक गई और वह तुरंत अपने कपड़े चेंज की और बेड पर जाकर लेटी और उसके बाद ही युग फ्रेश हुआ और उसके बगल में आकर लेटा। युग आज मन्नत को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि सुबह में ही उसे उल्टी हुआ था और अब वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी और युग उसे अपनी बाहों में ले उसके माथे पर हल्का हाथ से सहलाने लगा, जिससे मन्नत को तुरंत नींद आ गया। पर युग काफ़ी देर तक उसे ऐसे ही प्यार से देख रहा था और न जाने कब उसे नींद आया। अगली सुबह पीहू का कॉलेज। सुबह के 7 बजे केशव जी पीहू को कॉलेज छोड़ने आ गए और जब उन्होंने अपना 2 व्हीलर कॉलेज के गेट के पास रोका तो पीहू उतरी और कॉलेज के अंदर चली गई। वह जब तक पूरी तरह कॉलेज के अंदर नहीं गई तब तक केशव जी खड़े ही रहे। जब वह उनके नज़रों से एकदम पूरी तरह चली गई तब उन्होंने अपना गाड़ी स्टार्ट किया और वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद थोड़ी सी दूरी पर एक कार रुका हुआ था और उस कार के अंदर से मयंक बैठकर पीहू और केशव जी को देख रहा था। उसे वह पल याद आने लगा जब पीहू यहीं खड़ी होकर उसका इंतज़ार करती और कभी कभार मयंक भी यहीं आकर उसका इंतज़ार करता। एक पल के लिए मयंक अपने अतीत में चला गया और मन ही मन उसे वह सब बात याद आने लगा। कितना सुकून भरा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। वह पीहू के साथ कितना खुश था, पर उसकी एक गलती की वजह से सब कुछ बिखर गया। पर युग ने उसे मना किया कि वह पीहू के आमने सामने न जाए जब तक कि वह नहीं कहता। यही सब सोच मयंक पीहू से मिलने नहीं जा रहा था, नहीं चाहता था कि हालात बिगड़े। यही सब सोच मयंक चुप रहा, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से आगे चलकर कुछ और प्रॉब्लम होए। जब युग उसे खुद सामने से कहेगा तब वह पीहू से मिलने जाएगा, तब तक नहीं। ये सब सोच मयंक वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़ा। उसे इस बात की खुशी मिली कि चलो पीहू फिर से कॉलेज जा रही है और आज नहीं तो कल सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। उसे इस बात से ही खुशी मिलने लगा। दोपहर में मयंक पीहू के कॉलेज के बाहर थोड़ी सी दूरी पर कार रोक रखा था और अंदर बैठे मेन गेट के तरफ उसका नज़र था। वह बहुत पहले आ गया था और थोड़ी देर में केशव जी अपना 2 व्हीलर लेकर गेट के सामने खड़े हो गए। अब 5 मिनट के बाद कॉलेज की छुट्टी हुई और पीहू कॉलेज से बाहर निकली और अपने पापा के गाड़ी पर बैठकर चली गई। उनके जाते ही मयंक भी वहाँ से रवाना हो गया। पहले पीहू के लाख कहने के बावजूद मयंक टाइम पर नहीं आता था, या तो आता ही नहीं, पर अब बहुत जल्दी आकर खड़ा होने लगा। पर उसने यह हक जताने के लिए बहुत देर कर दिया।
देर ही सही मयंक को पीहू और उसका प्यार दोनों हासिल करना चाहता था। आधी लड़ाई तो उसने लड़ ही लिया, बाकी लड़के जीतने की तैयारी में है। केशव जी पीहू को घर छोड़ने वापस फैक्ट्री चले गए। उनकी फैक्ट्री पहले से ज़्यादा अब ग्रोथ कर रही थी क्योंकि युग ने जो हैंडल करने के लिए अपने आदमी रखे थे। केशव जी वापस फैक्ट्री को संभालने लगे, बल्कि अब वो बहुत खुश हो गए थे क्योंकि पहले उनकी फैक्ट्री बहुत छोटी जगह पर थी, पर अब ने उसे बड़ी और पेंटिंग करवा दिया था, जिससे अब बहुत ही अच्छा दिख रहा था। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ स्टोरी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।